वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम लोग अब तक से बहुत सारी प्रक्रियाओं को जाना था, हमने मेटलर्जी को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें। अब फाइनली जो मेटलर्जी के बाद अब हमारे पास में प्रोसेस आता है, दैट इज द रिफाइनिंग। अब जो हमें मेटल मिल गया वो मेटल में भी कोई ना कोई कमी होगी, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी। तो जो रिडक्शन होता है उसके बाद मिला हुआ जो मेटल है उसको फिर से कैसे रिफाइन करें, इट मीन्स द लिटिल बिट ऑफ इम्प्योरिटीज को भी हम लोग कैसे अलग करें, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली टॉपिक लिख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। आपके क्लास में जो सिंपलेस्ट मेथड को पढ़ना है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो हम लोग उस मेथड को पढ़ लेते हैं, उसको हम लोग जानेंगे आज कि वो मेथड क्या होता है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, देखिए समझिए इसको। इट इज द प्रोसेस बाय विच metal is being refined after reduction। तो जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, रिडक्शन का मतलब पहले से आप जान चुके हैं, ऑक्सीजन को और मेटल को अलग कर लिए। अब जो हमारे पास वहां से मेटल मिला है उसमें हमें इम्प्योरिटीज कुछ मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज कुछ मिलेगी। तो उस इम्प्योरिटीज को भी कैसे अलग करें, इसको हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये किस पे अप्लाई होगा, तो ज़्यादातर देखो जैसे मेटल है आपका एल्युमिनियम, जिंक और सिल्वर, गोल्ड इत्यादि सब पर ये लागू होते हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड टू रिफाइन मेटल्स like कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम इत्यादि सारी जो मेटल्स हैं इनको हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या चीज़ है, किस प्रकार से ये प्रोसेस वर्क करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देख लेते हैं उसका फिगर और उसके स्टेप्स को कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फिगर जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक टैंक, एक खूब सुंदर सा टैंक होगा। अब इस टैंक में हम लोग जो है वो 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में हो गया। वाह। अब उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसमें एक कैथोड होगा और एक आपका एनोड होगा। तो ये हमारा मान लो कैथोड है और ये हम लोग ले लेते हैं एज अ मान लो एनोड है। ठीक, अब इसमें हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। ये हुआ वायर, यहाँ से कनेक्शन ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चाबी इसमें वो लगा देते हैं कि ये की लग गया इसमें, ये कनेक्ट कर दिए इसको इस तरीके से। चलिए ये कनेक्शन हमने दे दिया इसमें से करंट हम लोग पास करा देंगे। राइट नाउ इसमें करंट हम लोग पास करा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या हम लोग कुछ खास कर सकते हैं, तो इसके अंदर में ये हम लोग और इसमें थोड़ा ये लिखते हैं, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा वो किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें इधर से निकलेंगे ऐसे और ये ऐसे आकर के इसमें जाएंगे। और इसके अंदर में हम लोग एक एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को फिलअप करते हैं। इसमें एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को मेटल, अब ये जो होता है इसके अंदर में ये फिलअप, यहाँ पर क्या फिलअप किया है, इतना सारा ये कुछ ऐसे डॉट डॉट किए हैं, तो इसमें हमने फिलअप किया मेटालिक सॉल्ट
सॉल्यूशन, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन हमने फिलअप किया है। डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, हमको जिसकी रिफाइनिंग करनी है उसी के अनुसार इसमें हम लोग जो है वो फिलअप करते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। इन दिस प्रोसेस एक चीज़ और इसमें छुटा हुआ है, देखो क्या, इसमें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्लैब ऑफ इम्प्यूरिटीज़ लेंगे, है ना। ये इम्प्यूरिटीज़ को लेंगे हम लोग एनोड मड के रूप में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस लार्ज चंक और स्लैब ऑफ प्रॉब्लम करेगा, चंक और स्लैब ऑफ impurities is taken at anode and pure metal strip on cathode, ओके विथ, अब इसके साथ में क्या रखने वाले हैं हम लोग, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन मेटल which we are going to purify, which we are going to refine। तो जिस चीज को प्यूरिफाई करने वाले हैं, जो मेटल को रिफाइन करने वाले हैं, उस मेटल से रिलेटेड जो मेटालिक यहाँ पर होगा, मेटालिक सॉल्ट होगा, उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब अच्छा, इसके बाद में ये प्रोसेस कैसे होगा, ये हम लोग क्या देख रहे थे, ये हम लोग देख रहे थे प्रोसेस, इसका हम लोग प्रोसेस देख रहे थे कि प्रोसेसिंग कैसे करेगा। अच्छा, अब प्रोसेसिंग में फर्दर जाओ, अभी फिर क्या करने वाले हैं, व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करेंट पास थ्रू इट, जब हम लोग इसे सफिशिएंट अमाउंट में करेंट को पास कराएंगे, मेटल एज इलेक्ट्रोलाइट, यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, एज इलेक्ट्रोलाइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब the clean and pure metal is deposited at cathode when sufficient amount of current is passed through it, ओके। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट आप इसमें पास कराओगे तो होगा क्या कि जो कैथोड होगा उसके पास में जाकर के सारे जो प्योर मेटल सबस्टांसेस है वो वहां पर जाकर के चिपकना शुरू हो जाएंगे। देखो यहां पर जो है एक चीज हमें बहुत गौर से समझने वाली है कि ये जो आपका पोर्शन है ये है कैथोड, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो रियल में देखो, जैसे नॉर्मली ऐसे जानोगे तो कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव। बट यहाँ पर इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये आपको कैथोड का मतलब यहाँ पर निगेटिव साइन का मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं और बताता हूँ। फिलहाल में ये इतनी बात है, इसके प्रोसेस को जानो, फिर इसके बारे में और डिटेल से मैं लेता हूँ, समझाता हूँ इसके ऊपर में। ये देखो, पहले ये चीज़ क्लियर हुई कि क्या करने वाले हैं, कैथोड और एक एनोड लेने वाले हैं, करंट को पास कराने वाले हैं, इम्प्यूरिटी यहाँ पर रखी हुई है, एक इसके ऊपर में स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल हमने लगा लिया है। अब फिर क्या होगा, जब करंट पास होगा तो ये ब्रेक डाउन होगा, ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर के ये अलग अलग पार्ट्स में, और जो प्योर मेटल होगा वो यहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा, और इस तरीके से हम जो मेटल है वो उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी कुछ और बारीकियों को समझते हैं, बहुत जरूरी है उसको समझना, ओके। इसका स्नैपशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
कि तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी है थोड़ा सा, देखो आप, जैसे अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग इसमें कुछ ले करके देखते हैं। जैसे जो मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट के तौर पर हम लोग कुछ लेते हैं। जैसे मान लो CuSO4 को हमने ले लिया, इसके अंदर में हमने ले लिया CuSO4 को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ मैं ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन फर्दर प्रोसेस होने वाला है उसको समझो। उसमें क्या होने वाला है कि Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वहाँ से गेन करेगा इस प्रकार से। एट एनोड ये कार्य होगा। और एट कैथोड जो है वो क्या होने वाला है कि Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से Cu2+ को प्योर फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराएगा। दिस इज द सिंपल थिंग। यहाँ से ये चीज़, ये जो है पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ से थोड़ा सा फिगर पूरा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जो Cu2+ है यहाँ पर वो इसके तरफ में अट्रैक्ट होगा और यहाँ से Cu2+ जो है वो इसके तरफ में भी अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स जो इम्प्योरिटी, इम्प्योर फॉर्म है वो यहाँ पर आपको मौजूद है और जो प्योर फॉर्म होगा वो यहाँ पर आपका डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो अब इसमें देखो एक चीज़ जो समझने वाली है, जो गहराई से हमें जानना है उसमें क्या है कि ये एनोड है। अब एनोड के पास में क्या होता है कि एनायंस होते हैं। एनायंस मतलब जो निगेटिव आयंस हैं वो इसको डिनोट करता है। तो फिर यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा गया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा गया है। कैथोड जो होता है वो इंडिकेशन होता है पॉजिटिव का, बट यहाँ पर निगेटिव क्यों इंडिकेट किया गया है। तो इस चीज़ को क्लियर करना है हमें। ये इसको इरेज करते हैं, फिर क्लियरली थोड़ा सा उसको बताते हैं। आप देखो एट एनोड निगेटिव आयंस और एनायन tends to react and give off electrons due to its electrical potential। तो अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो नेचर है उसका, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेचर है उसके कारण से ये क्या करेगा, यहाँ से वो निगेटिव आयंस को बाहर निकालेगा। मतलब यहाँ से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है। अब इस चीज को गहराई से अगर समझा जाए तो वहाँ यहाँ पर जो है वो निगेटिव आयंस को बाहर निकाला, तो इस वाले पार्ट पर जो पॉजिटिव आयंस है उसकी अधिकता हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की अधिकता हो गई। तो अगर गैल्वेनिक सेल लिया जाए तो उसमें जो होगा ये वाला पोर्शन एक निगेटिव के रूप में इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाए तो वहां पर ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं क्लैरिटी के लिए, फिर उसके बाद में इस चीज को हम लोग देखेंगे। इफ वी टेक अ galvanic cell, the anode is negative in nature, okay, negative in nature, and electron mostly move towards external part of एनोड। तो एनोड से जो है वो ये निगेटिव नेचर में है और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर ट्रैप क्या है कि इफ वी टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, then anode
is again positive in nature। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। गैल्वेनिक सेल लेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसके आधार पर इसके नेचर को लिया गया है कि हाँ यहां पर जो है वो क्या होगा, निगेटिव आयंस होंगे। लेकिन जब हम लोग यहां लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट में, तो यहां पर हम इस आधार पर इसको नेचर इसका डिटरमाइन किए हुए हैं कि यहां पर अधिकता होती है जो निगेटिव आयंस होते हैं उनकी, तो उसके आधार पर पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी यहाँ पर अधिकता होती है, इस आधार पर इसको डिटरमाइन किया गया है। अच्छा, लास्ट लाइन यहाँ पर मैं कोट कर देता हूँ जो इससे रिलेट करता है, इस चीज़ को और क्लेरिफाई करेगा। सारी बातें भूल जाओ, बस अगर एक सिंगल सा टर्म जो होगा उसको आप दिमाग में रखोगे तो आपको जो है पूरा कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वो ये रखना है कि एनोड इज अ plate or wire having excess amount of positive ions in electrolytic cell। ओके, तो देखो गैल्वेनिक सेल में नेचर कैसे डिटरमाइन हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वहां से जो आयंस होता है उनका फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हमने इसको निगेटिव डिटरमाइन किया था। लेकिन यहां पर जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें जो होगा वो हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं एज अ पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि हम लोग इस बात पर ये इसको डिटरमाइन किए हुए हैं कि यहां पर जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस होता है, तो इस आधार पर इसको हमने वहाँ पर लिया हुआ है। तो दिस इज द ओवरऑल ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूज़न फिर भी होता है तो आप मैसेज करो, मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर में एक और लेक्चर वीडियो जो है बनाऊंगा और बेहतर तरीके से बनाऊंगा, और क्या, जिससे और आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। वैसे आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। यू कैन मेल मी आल्सो ऑन theeduxer@gmail.com। थैंक यू टू मीट विथ मी एंड थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी टुडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।